नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक सिंह सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंदौर शहर के यंग एंटरप्रेन्योर अमित मोदी जी, जिन्होंने विदेश में या फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद और वहां अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ समय काम किया, लेकिन वो वापस इंदौर लौटे और यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस है या जो अपनी सारी क्रिएटिविटी है लगाकर एक नया अपना एम्पायर खड़ा किया है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी, कैसे आपने करियर स्टार्ट किया और कैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। जी, तो मेरी शुरुआत इंदौर से ही हुई है। मतलब हम लोग इंदौर में 83 के अंदर आ गए थे। मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे, MBBS MD डॉक्टर थे, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से निकले थे और ईरान गवर्नमेंट डेपुटेशन पे ईरान चले गए थे 1975 में। और मेरा बर्थ ईरान में हुआ। पर जब वहाँ पर खुमैनी का रिजीम आया और ईरान इराक की लड़ाइयाँ चालू हुई, तो पापा ने डिसाइड किया कि भाई बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए हमें इंडिया वापस आना चाहिए। और चूंकि हमारा पैतृक गांव जो है वो जावरा है, रतलाम के पास में एक छोटा सा शहर है जावरा, पर वहाँ पर भी उन दिनों एजुकेशन का उतना स्तर नहीं था। तो सबसे नज़दीक जो शहर था, बड़ा शहर जहाँ पर एजुकेशन अवेलेबल थी, वो इंदौर थी। तो हम लोग 83 में इंदौर आके बस गए और हमारा एडमिशन, मेरा और मेरी छोटी बहन का एडमिशन यहाँ पर श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल में हुआ। और 1995 के अंदर मेरी 12th कंप्लीट हुई और हम सत्य साई से पास आउट हुआ मैं। उसके बाद मैं कंपनी सेक्रेटरी का एक प्रोग्राम है वो कर रहा था और मेरी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कॉमर्स मैंने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से कंप्लीट करी। उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो है वो एक दिन देरी से आता था, मुंबई का संस्करण आता था क्योंकि इंदौर में। तो जनरली जो भी विदेश की खबरें होती थी या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की खबरें होती थी वो उस अखबार के अंदर मिलती थी। तो एक दिन मैं पिछले दिन का अखबार, चूंकि एक दिन बाद आया था, मैं वो पढ़ रहा था और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी और बॉम्बे आने वाली अगले 3 दिन बाद कुछ एडमिशन के सिलसिले में, और MBA के प्रोग्राम्स उनके बहुत अच्छे हैं। तो मैंने मेरे पिताजी से इच्छा जाहिर करी कि मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। मैं कभी उसके पहले महू तक भी नहीं गया था। तो उनके लिए भी एक बड़ा स्टेप था कि इस बच्चे को मैं अकेला बॉम्बे कैसे भेजूँ। उन दिनों बॉम्बे होता था, मुंबई नहीं होता था। पर खैर उन्होंने हिम्मत करी कि अगर बॉम्बे नहीं जा पाएगा तो विदेश कैसे जाएगा अगर इसको वाकई जाना है। तो उन्होंने मुझे अकेला भेजा और मैं गया और वहाँ पर मैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए थे उनसे मिला और मेरा एक प्रोसेस के थ्रू मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। और वो डेस्टिनी लिखी थी, इसलिए फिर मैं 1998 के अंदर ही जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर MBA प्रोग्राम करने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन हुआ मेरा और मैं वहाँ चला गया। 2000 में मेरा MBA कंप्लीट हुआ और उन्हीं दिनों में कॉलेज लाइफ में भी बहुत एक्टिव था। वहाँ पर मैंने एक इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन का भी गठन किया और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम मैंने चलाए। और इवेंचुअली 2002 तक आते आते तो मैं जब कॉलेज के अंदर ही और कॉलेज के आसपास के जितने इंडियंस थे और इंडियन स्टूडेंट्स थे उन सबको मैंने मिला के एक पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया था, जो कि सिर्फ यही काम करता था कि किस तरह से बच्चों का बेटरमेंट किया जा सके। 2002 के अंदर ही मेरी जो पहली जो अच्छी जॉब थी, उन दिनों मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता था, रेस्टोरेंट में जॉब करता था, सुपरमार्केट में जॉब करी है मैंने, अखबार बांटने का काम करा है। तो काम तो मैंने हर स्तर के काम करे हैं। पर 2002 में मुझे कॉमनवेल्थ बैंक में ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया, जो कि करीबन 17,000 बच्चों में कुल उन्होंने 25 बच्चों को लिया था। उसमें मेरा एक सिलेक्शन माध्यम के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे ट्रेनिंग उसके अंदर चालू हुई। 2003 के अंदर उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया और मैं वहीं पे उसी के अंदर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का काम कर दिया। उसी दौरान मैंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की डिग्री भी ले ली क्योंकि मैं उसी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता था। 2005 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिताजी जो हैं वो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है और वो मेरे बोलने पर भी वो मेरे पास तो ऑस्ट्रेलिया आके तो नहीं रहेंगे। तो मैंने और मेरी पत्नी ने, क्योंकि मेरी 2003 में शादी हो गई थी तो पत्नी मेरे साथ ही वहीं ऑस्ट्रेलिया ही रहती थी, तो मैंने और उसने डिसाइड किया कि अगर वो नहीं आ सकते तो हमें तो वापस जाना ही है।
तो हमने एक दिन डिसाइड किया और हम इंडिया आ गए। रास्ते में प्लेन में मुझसे मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि भाई मैं चल तो रही हूँ पर मैं वहाँ क्या करूँगी, मेरे लिए क्या सोचा आपने। तो मैंने कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आना चाहता था या मैं यूके के लिए देख रहा था या ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहा था, तब कोई भी जेन्युइन एथिकल कंसल्टेंसी फर्म नहीं थी जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। तो मैं चाहूँगा कि हम जब इंदौर जाएं तो तुम एक ऐसी फर्म बनाओ, एक ऐसी एक संस्था बनाओ जहाँ पर बच्चों को हम सही रूप से मार्गदर्शित कर सके कि उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है विदेश में। क्योंकि होता यह है कि जो खास करके इंदौर की उस वक्त ये परिस्थिति थी कि जो पेरेंट्स हैं उनको बाहर की दुनिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, आज भी नहीं होता, और वो आपकी सबसे अनमोल धरोहर जो रहती है, अपनी अनमोल धरोहर अपने बच्चों को आपके सुपुर्द कर देते हैं। तो उनके लिए सही क्या है, सही गाइडेंस क्या है, सही यूनिवर्सिटी क्या है, उनके लिए क्या प्लस है क्या माइनस है, ये बताने वाला कोई नहीं था। खैर बहरहाल हम इंदौर आए और फिर हमने वो VIEC के नाम से हमने एक ऐसी संस्था को हमने चालू करा और हमने वो फॉरेन एजुकेशन के अंदर उसके अंदर एंटर करे हमने। और वहाँ से आज हमने करीबन कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चों को अभी तक हमने विदेश में भेजा है और विभिन्न प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं, भले ही वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, PhD के लिए हो, डिप्लोमा के लिए हो, जिस भी स्तर पे जाना हो उस स्तर के लिए भेजते हैं। और दुनिया में हर देश में भेजते हैं, मतलब US हो, UK हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, जर्मनी, हर कंट्री, स्विट्जरलैंड, हर कंट्री के अंदर हम भेजते हैं। और सब जगहों पे हमारे बच्चे आज प्लेस्ड हैं, या तो वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं और बहुत अच्छे ओहदों पे हैं, या वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान 2012-13 के तहत मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई हमें एनिमेशन VFX का एक कॉलेज की हमको अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम MAC है, माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स। उसका मेरे पास कहीं से प्रस्ताव आया कि क्या आप ये करना चाहेंगे। मेरे लिए तो एनिमेशन मतलब बिल्कुल ही नई दुनिया थी, मैं तो फाइनेंशियल प्लानर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अलग चीज़ थी। लेकिन हमने उसमें भी हमने उसको जांचा परखा और फिर हमने वो बिजनेस भी जो एजुकेशन का है उसको चालू किया। एक सबसे बड़ी बात आपने बताया आप ऑस्ट्रेलिया में थे और ये अभी तो बड़ा इजी हो गया है, या लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल करने लगे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन उस समय एक बड़ा हाइप होता था कि आप फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रह के। तो वैसे तो जनरली हम ये देखते हैं कि इंडिया से अगर कोई जाता है तो बहुत कम लोग लौटते हैं वापस इंडिया, और अगर लौटते भी हैं तो बड़ी सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। लेकिन आपने एक इंदौर मूव किया, वापस आप अपने जहाँ से अपनी स्कूलिंग की वहीं वापस लौट के आए। तो ये क्या कारण था कि आपने बड़ी सिटीज़ या 2 टियर 3 टियर की सिटी इंदौर जो मानी जाती है वहाँ मूव किया, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है अभिषेक, क्योंकि ये प्रश्न मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। एक्चुअली जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सबसे बड़ा कारण वापस आने का मेरा परिवार था। मेरे माता पिता से मेरा जुड़ाव इतना ज़्यादा था कि मैं उन्हीं के लिए वापस आया, नहीं तो मैं वहाँ तो बहुत अच्छा सेटल था, स्टैब्लिश था। दूसरा, इंदौर में कुछ है, इंदौर में ऐसा एक अपनत्व है, इंदौर में ऐसी एक मिठास है जो आपको अपना बना लेती है। तीसरा जो मुझे दिखता था, जो मैंने वहां से बाहर से एनालाइज करा, कि इंदौर उस स्टेज पे खड़ा था जहां पर उसका ग्रोथ होने ही वाला था। मतलब अगर आप उसको उस वक्त की परिस्थितियां देखें 2005-6 की, तो आप उसको पूना, अहमदाबाद या बॉम्बे या दिल्ली, इन शहरों से अगर कंपेयर करें तो इंदौर बहुत रॉ था जी। और बहुत ही अंडर डेवलप्ड सिटी थी। लेकिन अंडर डेवलप्ड ही ज्यादा डेवलप करेगी। किसी भी चीज को 100 से 1000 पहुंचने में फटाफट पहुंचता है और 1000 से 2000 पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो वो मेरे को रियलाइज हुआ कि एक इंदौर में पोटेंशियल बहुत है, इंदौर में वर्कफोर्स बहुत है, क्योंकि इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर है पूरे मध्य प्रदेश में जो कि कैपिटल है, इसकी कमर्शियल कैपिटल है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग पढ़ने आते हैं, तो रोजगार यहाँ पर बहुत है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी, और जो कि हुआ, कि इंदौर के अंदर एक जबरदस्त डेवलपमेंट आया, और वो बूम का फायदा जो उस वक्त मैंने एंटिसिपेट किया था वो हम सबको मिला। तो ये एक मेजर कारण है आपका इंदौर आने का।
अभी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, या जो ऑनलाइन जो भी कंटेंट था उसके बारे में मैंने जब आपको पढ़ा तो एक छलांग छलांग लीप ऑफ पॉसिबिलिटीज, जी बड़ा अच्छा नाम है, जी बड़ा क्रिएटिव नाम है। जी तो मैं इस छलांग के बारे में जानना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छलांग? जी। छलांग एक हमारा स्टार्टअप है बेसिकली, जिसका जन्म पिछले लॉकडाउन में हुआ। इसके पिछले वाला जो लॉकडाउन पिछले साल था, जी उसके जस्ट बाद जुलाई महीने में इसका जन्म हुआ था। हम दो दोस्त हैं स्कूल के दिनों के, और हम दोनों की दोस्ती सेकंड क्लास की है। हम बहुत बहुत पक्के दोस्त हैं। तो हम दोनों साथ में सुबह वॉक करते हैं। मैंने बताया मैं सुबह वॉक करता हूँ। तो वो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लॉकडाउन ने आम जनजीवन को तहस नहस कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को कमाने के साधन खत्म हो गए हैं। लोगों के पास अपना घर खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा त्रासदी। और उस वक्त क्योंकि हर हर व्यक्ति के लिए वो लॉकडाउन बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं था कि 2 या 3 महीने का एक साथ लॉकडाउन लग जाए। जो पिछला वाला लॉकडाउन था जी वो एकदम से हर किसी के जीवन में पहली बार आया था। तो हर व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, एकदम से लॉकडाउन लग गया था। तो हमने ये रियलाइज किया कि टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज जो हैं, जैसे अगर हम टीयर 1 बात करें तो बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर, इन शहरों के अलावा टीयर 2 जैसे इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, इन जगहों पर तो फिर भी साधन है, लोगों को एजुकेशन है, या कुछ ना कुछ ऐसा जरिया है जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ अपना पेट भरने का काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब टीयर 3, टीयर 4 और टीयर 5 सिटीज़ की है। जैसे मैं अपने आसपास की बात करूं तो जैसे उज्जैन है, या रतलाम है, या जावरा है, मंदसौर है, इन शहरों की स्थिति, या जो यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है जी कि कमाई के जरिए खत्म हो गए, कैसे कमाएं ये नहीं पता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर एक आम आदमी अपने जीवन की छलांग लगा सके। जी अगर उसको किसी चीज़ के बारे में अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है जी तो हम उसको वो सब्जेक्ट का नॉलेज दिलाएं। अगर उसके बाद हम उसका एक पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा करके दें, उसमें उसको मार्केटिंग की अगर ज़रूरत हो, उसको फाइनेंस की ज़रूरत हो, उसको कोई भी फॉर्म्स भरना है या कहीं पे अप्लाई करना है, कोई सब्सिडीज़ लेनी है, हम एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप करके देना चाह रहे हैं, जिसके तहत कोई भी एक आम आदमी आकर अपनी एक छलांग लगा सके और अपनी आजीविका कमाना शुरू कर सके। ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो बहुत कम स्तर पे सोचते हैं जी कि भाई मेरे को 20,000 रुपये कमाना है, मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, मुझे 70,000 रुपये कमाना है, मेरा परिवार का पेट पल सके। जी और जिनके पास कुछ ना कुछ पैशन है करने का, जी उस पैशन को हम इस माध्यम से उनको इस पैशन को हम पंख लगाएंगे और उनको एक छलांग लगाएंगे। जी। ये तो हुई छलांग की बात, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आपने बताई। लेकिन हर बिजनेस को खड़ा करने में या बिजनेस मॉडल बनाने में या कुछ नया सोचने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिनसे हमको पार पाना होता है। तो एज ए प्रोफेशनल आपने जो भी स्टार्ट किया और आज आप यहाँ तक हैं, कुछ नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, तो उन परेशानियों को भी हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या बेसिक परेशानी आई, या जो इन इंदौर और अहमदाबाद और पुणे जैसी जो सिटी हैं, 2 टीयर सिटीज़ जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या परेशानी आती है? मैं शुरुआत करूं 2005 में, तो जब मैं वहाँ बाहर काम करता था तो मेरा तो जो वर्क लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जिस तरह से काम होता है, वो इंदौर आने के बाद तो पूरा डिफरेंट था। मेरे लिए तो सबसे बड़ी परेशानी अपने आप को इंदौर के हिसाब से ढालने में लगी जी क्योंकि वहाँ आपका टाइमिंग जैसे 8:30 से 5 बजे तक के टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे के टाइमिंग है, और बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है, आपका हर चीज़ की रिपोर्टिंग है, आपका एफिशिएंसी के ऊपर बात होती थी। हमारे यहाँ तो सातों दिन काम होता है। हमारे यहाँ सुबह 6 बजे भी फ़ोन आ सकता है क्लाइंट का और रात को 12 बजे भी फ़ोन आ सकता है क्लाइंट का। उस हिसाब से अपने आप को ढालने में मुझे बहुत समय लगा क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत अलग था। तो सबसे बड़ा तो मेरे को वहाँ चैलेंज लगा। और उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है
तो आपका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आपके ह्यूमन रिसोर्स में होना चाहिए। जी आपके पास अगर सही लोग हैं जी। तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी जीत आपकी टीम वर्क में। जी जितने अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके विजन को शेयर करते हैं, जो आपकी सोच को शेयर करते हैं, उतना आपको काम में करने में आसानी होगी। इसलिए मैं हमेशा मेरे यहाँ हर रोज़ जी दिन में 2 घंटे मैं इंटरव्यूज़ को देता हूँ, जी जहाँ पर मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ जो मेरी सोच को मैच करते हों, जिनसे मैं अपनी सोच मिल के काम कर सकता हूँ, ताकि वो मेरी टीम का हिस्सा बने। जी मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ये कह सकते हैं आज की तारीख में मेरी टीम पे है, जी जिनके बलबूते पे मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के बलबूते पे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जिसके पास पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले लोग नहीं होंगे जब तक, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए लोग ही सबसे बड़ी आपकी एसेट होंगे। इट इज़ ऑलवेज ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपकी एसेट होती है, और मैंने उसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैंने उसी पे अमल करा। जी। अब बात करते हैं कोरोना की। इसके बिना आजकल कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये बड़ा पैंडमिक है जिसने आम आदमी से लेके वीवीआईपी तक की लाइफ को हिट किया है, बहुत बुरी तरह से हिट किया है। तो इस कोरोना जो लास्ट ईयर आया, जब से स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, अभी एक बार फिर हम लॉकडाउन में रहे, अभी हम अनलॉक हुए हैं, फिर तीसरी लहर की बात चल रही है, शायद हो सकता है फिर से हम लॉकडाउन में आए। तो एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटरप्रेन्योर, क्या फाइनेंशियल कठिनाई थी और कैसे उनसे पार पाया? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर, एक फार्मा कंपनी इसको छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में हर एंटरप्रेन्योर ने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भयानक रूप से देखा। लॉकडाउन में सेल्स बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन आपके खर्चे यथावत है। आपका स्टाफ, जिनके ऊपर आप इतना भरोसा करते हो और जो आप पे इतना भरोसा करते हैं, उनको सैलरी देना इसलिए भी ज़रूरी है, नहीं तो उनका परिवार कैसे चलेगा। आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं वो आपको देने ही देने हैं। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका परिस्थितियाँ, जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बेसिकली ये परिस्थितियों में अब हमने अपने आप को, हर एंटरप्रेन्योर अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। जैसे अब हम ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, जिसका चलन पहले बिल्कुल भी नहीं था। इसका चलन पहले विदेशों में बहुत था, लेकिन हिंदुस्तान में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे समझते ही नहीं थे कि ऑनलाइन क्या होता है। लेकिन जैसी मजबूरी आई, आज आप देखिए कि पिछले 1.5 साल से सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सब चीज़ ऑनलाइन चल रहा है। अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो उस हिसाब से अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से हमने भी ढाला, बच्चों ने भी ढाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियों के हिसाब से हर व्यक्ति ने अपने आप को ढाला और उसी के अंदर से राह निकलेगी। वही एकमात्र राह का रास्ता है। अगर हमने अपने आप, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है कि ये 1 साल में है कि 10 साल में है कि अगले 100 साल में है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। HIV आया था तो आज तक उसका इलाज नहीं है। उसके बाद स्वाइन फ्लू आया तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। ये है कि हम जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, हम इसके अभ्यस्त होते चले जाएंगे, हमारी बॉडी इम्यून होती चली जाएगी। लेकिन अगले 3 से 4 साल कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के पीरियोडिक लॉकडाउन्स आते रहेंगे, हम उनको अपनी बॉडी को इम्यून करते रहेंगे। जी। तो उस हिसाब से हर एंटरप्रेन्योर को अपने अपने रास्ते निकालने पड़ेंगे। ऑनलाइन जाना पड़ेगा या कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे वो ग्राहक को उसके घर तक पहुंच सके। जी। डिजिटल की बात आप कर रहे हैं, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन मिलना बंद हो गया, सब चीज़ें ऑनलाइन है। तो आपने अपने वर्क प्लेसेस हैं या जो आपके जो भी आपके बिजनेस मॉडल्स हैं या जहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या चेंजेस किया आपने? क्या मेजर माइनर चेंजेस? तो हमने सबसे बड़ा मेजर चेंज तो ये करा है कि हमने हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश करी है। हमने उनको इतना रेडी कर रखा है कि हम आज उनको बोल दें कि अगले 1 घंटे के बाद लॉकडाउन है जी, तो वो अपने घर से सुचारू रूप से हमारे बिजनेस को रन कर पाएंगे। जी। ये पहले लॉकडाउन के बाद हमको चीज़ समझ में आ गई थी, और उसके बाद हमने इमीडिएटली, मेरे जितने बिजनेसेस हैं
उन सब में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जी। हम कोशिश भी ये करते हैं कि अगर हमको जरा सा भी कुछ लगता है कि संक्रमण फैल सकता है या किसी को परेशानी में डाल सकता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम ही करें, हम्म, क्योंकि वैसे भी इंस्टीट्यूशंस में बच्चों का आना जाना तो बंद ही है। हम्म, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो वर्क फ्रॉम होम करे या इंस्टीट्यूशन में आके काम करे। जी। सरकार भी चाहती है कि आप जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, तो हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकली हेल्प हो सकती है, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी ही आपका एकमात्र मित्र है जो आपकी सारी सहायता कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हमने अडॉप्ट करी है और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को भी उसको अडॉप्ट करने के लिए हमने बोला है और हम उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द है या चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में पूरे ऑल ओवर इंडिया का हर सेक्शन आता है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको किस तरह की सरकारी मदद या सरकारी एड भारत सरकार से मिलती है और किस तरह का फ़ायदा आपको और आपके स्टूडेंट्स को और आपके एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है आत्मनिर्भर भारत? देखिए, माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही अद्भुत इनिशिएटिव है। और उसके तहत जैसे कोरोना के बाद हम बात करें तो उन्होंने सारे एंटरप्रेन्योर्स को जिनके भी बैंक लोन्स थे उनको 20% मेकअप फंड प्रोवाइड करवाया था जी। ताकि जो 3 महीने 4 महीने आपका लॉकडाउन के अंदर लॉस हुआ, जो आप फंड्स का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये आदेश दिया कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जितना भी लोन अमाउंट बचा हुआ है उसका 20% और उनको रीइंबर्स कर दें ताकि उनके पास कैश फ्लो आ जाए। इस कैश फ्लो के कारण ही अगर आप देखेंगे तो पिछली जुलाई से इस लॉकडाउन के पहले तक इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चली जी। क्योंकि वो कैश एकदम बाजार में आया, लोगों की हिम्मत खुली, लोगों ने खर्चा करा, खर्चे से चीज़ें साइकिल में आई और आगे बढ़ी। जी। ये तो हो गया एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो उन्होंने हेल्प करी थी। इसके अलावा बहुत सारे पैकेजेस उन्होंने जो दिए थे, अलग अलग सेक्टर्स को पैकेजेस दिए थे, उसमें अलग अलग लोगों को हेल्प मिली। जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के एजुकेशन फंड्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए, जो कि सरकार की विभिन्न पोर्टल्स के ऊपर उपलब्ध है। कोरोना में अगर किसी पेरेंट्स को, किसी के माता पिता नहीं रहे हैं तो उनके लिए भी एजुकेशन फंड सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। 5,000 रुपये महीने की उनको छात्रवृत्ति अलग से दी जा रही है, उनकी पूरी पढ़ाई फ्री कर दी गई है। इनके नोटिस, इनके मतलब ये चीज़ हमारे पास भी उपलब्ध हो गई कि ऐसा कोई भी अगर आपके पास आए तो हमें सूचित करें, हम उनका पेमेंट आपको देंगे। इसके अलावा सारी जितनी नेशनलाइज बैंक्स हैं उन्होंने एजुकेशन लोन स्कीम्स को बहुत सब्सिडाइज रेट के ऊपर लॉन्च कर दिया है। अच्छा। ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके, क्योंकि पेरेंट्स के पास अभी इनकम के सोर्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई रुक नहीं सकती, तो एजुकेशन लोन लीजिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। पढ़ाई खत्म होने के 2 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाए तब उसका रीपेमेंट करिएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी मदद जो है बच्चों को मिल रही है। जिनको स्टार्टअप्स करने हैं, जिनको बिजनेसेस चालू करने हैं अपने, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया फंड लॉन्च करा है, जिसके तहत बहुत सारे सब्सिडीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल हैं, हर स्टेट के भी ग्रांट्स अवेलेबल हैं, सेंट्रल के भी ग्रांट्स अवेलेबल हैं। 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक के ग्रांट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर करें और इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आप आगे बढ़ें और आपको फंड्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो स्टार्टअप है वो इस लायक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत सारे। होता यह है कि हम जानकारी के अभाव में हमको लगता है कि यार अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यहीं पे वो छलांग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो छलांग यहीं पर पिक्चर में आता है कि ये सारी जानकारियां हमारे उस पोर्टल पे भी अवेलेबल होगी, जो हमारे थ्रू हमारे जो बच्चे जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप करने के लिए आना चाहते हैं, उनको ये सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये तो बात हुई फाइनेंशियल्स की, जो कि जानना बड़ा ज़रूरी है। आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हुई। दूसरा वर्क कल्चर की बात मैं फिर से आता हूँ। बड़ी सिटीज़ बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, वहाँ पे